हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 4 ऑफ चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वेपराइजेशन और टेम्परेचर से रिलेटेड सारी चीजें स्टेट चेंजिंग के लिए, और आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन और वेपराइजेशन एक दूसरे से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, और इसी की वजह से स्टूडेंट्स अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं कि वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या मेन डिफरेंस है। इसमें बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है, तो फटाफट से एक बार इवेपोरेशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तक की डेफिनेशन आपको कुछ सिमिलर लग रही होगी वेपराइजेशन या बॉइलिंग से। तो बिल्कुल यहाँ तक की बिल्कुल सेम है, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो मेन आता है यहाँ से, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। जो वो वेपराइजेशन या बॉइलिंग थे वो एट द बॉइलिंग पॉइंट प्रोसेस हो रहा था, लेकिन जो इवेपोरेशन जो प्रोसेस है उसमें भी लिक्विड से वेपर ही बनेगी, पर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट बनेगी। अच्छा, अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसे एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन या बॉइलिंग। बॉइलिंग भी लिखा सकता है, वेपराइजेशन भी लिखा सकता है। इसे मैंने एक एग्जांपल से समझाया कि ग्रुप 1 है और एक ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 के जो पीपल हैं वो है कितने हैं, 5 हैं, और ग्रुप 2 के भी 5 हैं। अब ये जो 5 पीपल हैं ये आते हैं रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसके जो 5 मेंबर हैं ये कहां से बिलोंग करते हैं, एक मीडियम फैमिली से। आपको समझ में आ रही है बात। ये जो ग्रुप 2 है ये कोरेस्पॉन्डिंग बता रहा हूं मैं आपके इवेपोरेशन के, और ये ग्रुप 1 को बता रहा हूं मैं वेपराइजेशन के। अब यहाँ जो स्थिति है, अब ये जो मेंबर हैं ये चाहते हैं रिच बनना, तो यहाँ आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि क्योंकि ये रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इनके लिए अपने आप में बहुत आसान है रिच बनना। ये खुद ब खुद बन सकता है। अगर मान लीजिए ये जो है मैन ये चाहता है कि रिच बन जाऊं, तो इसे क्या इन चारों की हेल्प लेनी पड़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बिलोंग करता है रिच फैमिली से। ठीक है, तो यहाँ अब ये जो मैन है मैंने इसको कोरेस्पॉन्डिंग ले लिया है पार्टिकल्स के। तो यहाँ से आप समझेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं, जब प्रोसेस वेपराइजेशन होगा उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वहां पर इनफ एनर्जी होगी, सबके पास इनफ एनर्जी होगी लिक्विड टू वेपर स्टेट में जाने के लिए। ठीक है, अब वही ग्रुप 2 की बात क्या है। ग्रुप 2 में 5 मेंबर हैं और ये क्या है, मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इन्हें भी क्या है, रिच बनना है, तो ये क्या करते हैं, प्लान सोचते हैं, एक आइडिया आता है इनके दिमाग में कि एक काम करते हैं, हम सारे तो बन नहीं सकते, एक को बना देते हैं। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो तुम बन जाओगे, तो इन्होंने क्या किया, जो बाकी और 4 है उन्होंने अपना पैसा इसे दे दिया और ये रिच बन गया। तो इसी तरीके से यहाँ भी पार्टिकल्स कुछ ऐसा ही गेम खेलते हैं इवेपोरेशन में। अब सारे पार्टिकल्स इवेपोरेशन में, क्योंकि वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट प्रोसेस हो रहा है, तो वहां एक इनफ एनर्जी नहीं है सभी पार्टिकल्स के पास, तो वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो बन जाए। तो जो अपर सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी गेन करने के बाद बिलो द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड टू वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही मेन डिफरेंस है इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका अब ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये लिखने नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस से इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग दिस। इसे मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर मतलब बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ये चीज हो रही है, तो ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। मतलब यहाँ पर कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है। टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग दिस। अच्छा, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने कभी पेट्रोल अपने हाथ पर डाला हो तो वो फटाफट से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से, और फिर आपको थोड़ा सा वहां ठंडा ठंडा फील होता है। तो पहले क्या हुआ, वहां जो वो पेट्रोल के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने आपके हाथ के जो पार्टिकल्स हैं उनसे एनर्जी गेन की, और वो किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर में। अब आपसे एनर्जी गेन की है तो आपके पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम हो गई, और एनर्जी कम हो गई तो आपको वहां पर ठंडा ठंडा फील हुआ। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग दिस, कि टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अब यहाँ वेपराइजेशन में क्या लिखा है, इट टेक प्लेस एट फिक्स्ड टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हमें पहले से ही पता है कि बॉइलिंग पॉइंट पर ही लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होते हैं। ऐसा ओनली अगर बोल दे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इवेपोरेशन में किसी भी टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाते हैं।
टेम्परेचर नॉट चेंज ड्यूरिंग दिस, यहाँ पर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता। याद है आपको, हमने ग्राफ पढ़ा था, वहां हमने दिखाया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस था, वहां वेपराइजेशन नहीं था, तो वहां टेम्परेचर क्या रहा हमारा, फिक्स रहा। अब आपको और क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट, इट इज स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस, ये बहुत ही आराम से होने वाला प्रोसेस है और बहुत साइलेंट प्रोसेस है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप टच कर लेंगे, जैसे आप गर्मियों में ऊपर पशु पक्षियों के लिए पानी का गमला रख देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, वो अब आप देखते हैं कि वो पानी कम हो जाता है। क्यों कम हो रहा है, पक्षी मान लो उसमें पानी नहीं पिए तो फिर भी कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर इवेपोरेशन हो रहा होता है और वो बहुत धीरे धीरे हो रहा होता है। लेकिन वही एग्जाम्पल, जब आपकी मम्मी गर्म पानी गैस पर चढ़ाती है तो वहां क्या कौन सा प्रोसेस होता है, वेपराइजेशन, फास्ट एंड वायलेंट। अगर हाथ डाल दोगे तो जल जाएगा, पर क्या आपने छत पर रखे हुए गमले में हाथ डालोगे तो जलेगा, नहीं जलेगा ना। तो यही यहाँ पर है कि इट इज स्लो एंड साइलेंट, इट इज फास्ट एंड वायलेंट प्रोसेस, इट टेक प्लेस एट ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। अच्छा, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा कि सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं केवल वही इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट से अटैच में रहते हैं, तो वहां से कुछ एनर्जी मिल जाती है, प्लस में सराउंडिंग से ले लेते हैं, तो इसकी वजह से इट टेक प्लेस ओवर द एंटायर मास ऑफ लिक्विड। ये पूरे ही जो लिक्विड का पूरा मास है एंटायर, वहां पर ये प्रोसेस होता है। जब पानी गर्म चढ़ा जाए तो उकल रहा होता है, एकदम नीचे का पानी ऐसे ऊपर आ रहा होता है, तो ये पूरे ही पानी गर्म होता है ना। तो इसी तरीके से एंटायर मास ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ दिस प्रोसेस डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। अच्छा, अब इनको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर में, पर अभी थोड़ा समझ लीजिए रेट ऑफ दिस प्रोसेस, सरफेस एरिया। अब मान लीजिए आपने कभी देखा होगा, थाली में पानी भर के रख देना कभी छत पे और एक कटोरी में, जो और पानी सेम ही फिल करना उसमें, जितना पानी कटोरी में लिया उतना ही थाली में। तो जो आप देखेंगे थाली वाला जो पानी था वो फटाफट से ही कन्वर्ट हो गया वेपर में, जबकि कटोरी वाला नहीं, क्योंकि थाली बड़ी है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसका एरिया ज्यादा है ना, और कटोरी का थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर। विंड स्पीड, हवा जितनी ज्यादा तेज चलेगी उतने जल्दी कपड़े सूखेंगे, है कि नहीं है। तो वहां पर कपड़े सूखने में भी इवेपोरेशन का ही हाथ होता है। कपड़े गीले ही तो होते हैं, उसमें पानी होता है, उसको भाप पड़ना दो, कपड़े सूख जाएंगे, ठीक है। विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी क्या है आगे देखेंगे, और टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और एनर्जी ज्यादा तो वेपराइजेशन भी ज्यादा और इवेपोरेशन भी ज्यादा। रेट ऑफ वेपराइजेशन, अच्छा ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता भैया, इसे तो बॉइलिंग पॉइंट चाहिए ना, इसका फिक्स्ड टेम्परेचर है, इसका फिक्स्ड टेम्परेचर है, ज्यादा कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कम कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसे अपना फिक्स टेम्परेचर चाहिए जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए यहाँ लिख दिया कि रेट ऑफ वेपराइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड टेम्परेचर। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसका क्या मतलब है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि इन फैक्टर्स को चेंज करने से क्या इवेपोरेशन में चेंज होगा कि नहीं होगा, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो चेंज कर सकते हैं इवेपोरेशन को, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं सरफेस एरिया। और आप देख रहे होंगे कि ये क्या साइन लगा रखा है, बहुत से बच्चों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देंगे। ये क्या साइन है, और ये लगा रखा है मैंने आगे इवेपोरेशन। सरफेस एरिया सबसे पहले क्यों लिया भैया, ये कौन सा, इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे ही होता है ओनली। अभी अभी हमने उसमें टेबल में देखा है ये कि ओनली अकर्स एट सरफेस। तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होगा हमारे लिए। तो यहाँ मैंने लिखा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सरफेस एरिया को बढ़ाता हूँ, सरफेस एरिया को मैं क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर मैं सरफेस एरिया को डिक्रीज करता हूँ तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज। यही मतलब होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, अगर ये ऊपर लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ गया। सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया को घटाएंगे तो इवेपोरेशन भी घटेगा। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक प्लेट ले लिया, ठीक है, और एक आपने ले लिया है गिलास, ठीक है, पानी दोनों में बराबर ले लिया और आपने इसमें इसे कहाँ रख दिया है, धूप में रख दिया है। ये तो क्या है, ये क्या है, गिलास है, और ये क्या है, प्लेट, ठीक है। और आपने दोनों के अंदर ही 10 ml पानी भर दिया, ठीक है, और आपने इसे धूप में छोड़ दिया। अब जैसे ही आप ऑब्जर्वेट करेंगे इस चीज को, तो आप देख पाएंगे कि प्लेट
वाला जो वाटर था 10 ml वो फटाफट से इवेपोरेट हो गया ग्लास वाले से। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लास का जो ये एरिया है ये क्या है, सरफेस एरिया है कम, और यहाँ ये प्लेट का एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से यहाँ बहुत सारे पार्टिकल सरफेस पे आ पाए और वो जल्दी से इवेपोरेट हो गए। तो आपको सरफेस एरिया क्लियर हो गया होगा। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। अब मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के। टेम्परेचर की बात करेंगे अपन हीट एनर्जी से इसे रिलेट कर सकते हैं। और क्या हम जब स्टेट कन्वर्ट करते हैं लिक्विड से गैसियस में, तो यहाँ हीट का ही तो गेम है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। देखो ज्यादा गर्मी होगी या ज्यादा धूप होगी तो हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं, कम धूप होगी तो हमारे कपड़े थोड़े लेट सूखते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो इवेपोरेशन भी कम होगा। एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लिया ये क्लोथ्स का, ठीक है, क्लोथ्स का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स की हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के बात की है कि हम जब मैटर्स बनाते हैं तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने ये स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में ही बात कर ली इसकी। तो यही है इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स, इसे नाम दे दिया। अब देखो जैसे इसे एग्जांपल से यहाँ पर ये देखो, यहाँ ये इसका साइन बना के मैंने इसे नीचे लिखा है। यहाँ मतलब है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कैसे थे, डायरेक्टली, ये इनवर्सली। अभी समझते हैं, अगर इंटर पार्टिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, घटेगा। ये अगर घटेगा तो ये क्या है, बढ़ेगा। जैसे मैं समझाता हूँ, ये जैसे मान लो ये एक बीकर ले लिया और ये वाटर है। अब इसके ये पार्टिकल्स मान लिए मैंने 2-3, ठीक है। अब देखो ये पार्टिकल फोर्स क्या है, ये क्या है, फोर्स क्या है, एक तरीके का प्यार है, ठीक है, प्रेम है। तो अगर ये दो पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा प्रेम होगा, बहुत ज्यादा प्रेम होगा, तो ये लिक्विड स्टेट है और ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना चाहते हैं। और गैसियस स्टेट में वैसे ही पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो अगर इनके बीच में ज्यादा प्रेम है तो ये एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहेंगे। तो यहाँ इनको दूर करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। तो ठीक है ना। तो यहाँ अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है प्यार की, मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स की, तो क्या होगा, इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। और यहाँ मान लो यहाँ ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं है, कम ही दोस्ती है, दूर जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर इवेपोरेशन अच्छे से हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोस्ती अच्छी नहीं है या प्रेम अच्छा नहीं है, इसका मतलब इंटर पार्टिकुलर फोर्स क्या है, कम है, तो वहां इवेपोरेशन क्या होगा, अच्छा होगा। इसीलिए यहाँ मैंने इस तरीके से इसे लिखा है। देखो आप अब ये दिमाग में ध्यान रखना है, इस तरीके से लिखाओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरीके से लिखाओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसका नाम है फोर्थ, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारी एयर में, इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अब हिंदी में समझते हैं, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है उमस। कभी हम बोलते हैं ना, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि आज तो उमस बहुत ज्यादा है, आज उमस बहुत कम है। उमस का मतलब है कि जो हमारी आसपास की एयर है इसके अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है पहले से ही। अब वो कितनी है, अगर ज्यादा है तो उसकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी ह्यूमिडिटी। जैसे कि तो अब यहाँ पर मैंने लिखा है ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। कहने का मतलब है कि अगर हम ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं या ह्यूमिडिटी कहीं ज्यादा है तो वहां क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा। और अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो वहां इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब इसे समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखो अब ह्यूमिडिटी का मतलब हम ये समझ गए हैं कि हमारी आसपास की एयर में कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है पहले से ही, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये प्लेट ले ली मैंने, ठीक है, और इसमें मेरा ये वाटर वेपर वाटर लिक्विड फिल है, सॉरी वाटर, ठीक है, वाटर बोल सकते हैं, और ये मेरी एयर है, ठीक है। अब एयर में यहाँ पहले से ही ये पार्टिकल्स प्रेजेंट से किसके, वाटर वेपर के, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स क्या चाहते हैं कि हम भी क्या बने, वाटर वेपर बने। अब देखो यहाँ पहले से ही वाटर वेपर है और ये चाहते हैं कि हम भी वाटर वेपर बने, तो ये जो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं, क्या ये चाहेंगे कि और आए, नहीं, ये नहीं चाहेंगे ना कि और पार्टिकल्स हमारे जैसे और पार्टिकल्स आए, क्योंकि पहले से ही एयर में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब और नहीं आने देना चाहते ये पार्टिकल्स, क्योंकि ये पहले से ही यहाँ पर है। तो यहाँ इसकी वजह से ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है ओवरऑल कि यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ये इवेपोरेशन यहाँ कम हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है
ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। अब वहीं नेक्स्ट केस ले लेते हैं ये वाला, यहाँ पर पार्टिकल्स वाटर वेपर के पार्टिकल्स बहुत कम है और ये भी बनना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, एयर बोलेगी कि हाँ मेरे पास भी वाटर वेपर के पार्टिकल्स बहुत कम है और तुम भी आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट इवेपोरेशन होगा। तो आपको ये समझ में आ गया फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। कहने का मतलब है कि अगर स्पीड ऑफ विंड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। अब देखिए समझते हैं, जैसे ये वाला केस था ना हमारा, इस वाले केस को उठाते हैं यहाँ पर। अब देखो ये वाला केस ले लिया मैंने और यहाँ वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है पहले से ही, पर जो ये विंड है ये बहुत स्पीड इसकी अच्छी खासी है, मतलब ये इस तरीके से बह रही है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं देखो यहाँ से भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इवेपोरेशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो इवेपोरेशन होगा ही सही। तो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं अगर स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है तो ये जो ये एयर है इसे धक्का दे करके यहाँ आगे कहीं ले जाएगी और फिर यहाँ जो एयर बचेगी उसमें पार्टिकल्स, वाटर वेपर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ही नहीं, और होंगे ही नहीं तो फिर वापस एयर बोलेगी कि चलो इवेपोरेशन कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ विंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। तो 6 पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कैसे, नेचर ऑफ लिक्विड में हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने इंटर पार्टिकल फोर्स, तो वहां पर इसका कहीं ना कहीं लिंक है नेचर ऑफ लिक्विड से। अब इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने 3 लिक्विड्स ले लिए अलग अलग, कौन कौन से लिए, एक में वाटर ले लिया, एक में अल्कोहल ले लिया, प्योर अल्कोहल, और एक में ले लिया है पेट्रोल, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूं इनमें इवेपोरेशन, तो आपके हिसाब से क्या इनमें इवेपोरेशन सेम तरीके से ही होना चाहिए या अलग अलग तरीके से होगा? ऑब्वियसली अलग अलग तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों लिक्विड्स अलग अलग हैं, तो इसीलिए यहां पर ये भी फैक्टर इंक्लूड किया गया है नेचर ऑफ लिक्विड में। अब दिखाता हूं मैं, जैसे ऑब्जर्वेशन मैंने क्या देखा, मैंने 3 लिक्विड्स लिए थे, उनमें ऑब्जर्वेशन मैंने ये देखा कि जो पेट्रोल था वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो गया, फिर उसके बाद में अल्कोहल जल्दी हो गया था और वाटर बहुत धीरे धीरे हुआ। तो ये तीनों लिक्विड्स अलग अलग थे और अलग अलग इवेपोरेट हुए, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ लिक्विड आता है। अब यहाँ पर इसको मैंने लिंक किया है बॉइलिंग पॉइंट से। अब देखो 3 वैसे ही ले लीजिए। अब जैसे कि मैंने 3 एग्जांपल लिए थे, उसमें अल्कोहल का क्या था कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम था। अब बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम था तो उसको कम टेम्परेचर पे, कम हीट पर ही वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। और उसी तरीके से फिर उसके बाद किसका था, उसके बाद था अल्कोहल का, और अल्कोहल से सबसे ज्यादा किसका था, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए ज्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो हमारा इवेपोरेशन क्या होगा, कम। बॉइलिंग पॉइंट का यही तो मतलब है कि कितने टेम्परेचर पर वो वेपर में कन्वर्ट होगा। अगर मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होगा तो हमें बहुत टाइम लगेगा उतना टेम्परेचर देने पे, उतना हीट देने पे। इसीलिए इसे भी हम किस तरीके से लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। तो आपको आई होप आपको ये 6 के 6 फैक्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। अब हमने इवेपोरेशन हम जब पढ़ रहे थे तो हम कहीं ना कहीं इसी की तो बात कर रहे थे कि कूल हो गया और आसपास वाले पार्टिकल से एनर्जी गेन की और खुद वेपर में कन्वर्ट हो गया लिक्विड से। तो यहीं कहीं से कूलिंग एक चीज हमको दिखती है, एक नजर आती है। अब देखो समझते हैं इसको एक बार वापस से। जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएट किया था, जिस एग्जाम्पल को लेकर के ग्रुप्स बनाए थे, उस तरीके से मैं अब ये वापस से बनाया मैंने ग्रुप 2 जो कि मिडिल क्लास वाला था। अब वहां हुआ क्या था कि हमने एक पीपल को चूज किया और उसको ही अपना, जो बाकी 4 थे उन्होंने अपने सारे पैसे दे दिए और उसे अमीर, रिच बना दिया। तो अब देखो ये पहले तो क्या थे, बराबर थे सारे के सारे, सबके पास मनी सेम थी। मनी का मतलब एनर्जी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन चारों ने अपनी मनी इसे दे दी, तो अब क्या इनके पास कम हो जाएगी मनी, होगी कि नहीं? ये क्या है, मनी। मनी इन्होंने इसे दे दी। मनी का मतलब एनर्जी, और एनर्जी हीट, एनर्जी मतलब हीट, और हीट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। अगर इन्होंने इसे एनर्जी दे दी तो इनके पास एनर्जी कम हो गई, मतलब हीट कम हुई, हीट कम हो गई तो इनका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो बचे हुए जो रह गए पार्टिकल्स थे ये तो उड़ के चले गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये जो लिक्विड फॉर्म में बचे हुए पार्टिकल्स थे, अब इनके पास क्या है, टेम्परेचर इनका क्या हो गया, कम हो गया। और टेम्परेचर कम होना ही हम क्या बोलते हैं, कूल। टेम्परेचर कम हो जाता है तो कूल, ठंडा ठंडा। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जो हम सभी
फील करते हैं, पर हमें इसके पीछे का कंसेप्ट मालूम नहीं होता। पर ये पढ़ने के बाद में अब हम किसी को भी समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल इसमें दे रखा है, पोरिंग ऑफ नेल पॉलिश ऑन पाम। पाम मतलब हथेली, हथेली पर हम नेल पॉलिश रिमूवर आना चाहिए, यहाँ पे रिमूवर को हम जैसे ही रखते हैं तो वो फटाफट से इवेपोरेट हो जाता है और हमें ठंडा ठंडा फील होता है। उसका कारण क्या है कि जो नेल पॉलिश रिमूवर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने हमारे पाम के पार्टिकल से एनर्जी ली और खुद किसमें कन्वर्ट हो गए, वेपर में। तो हमारे पार्टिकल्स के पास क्या रह गई, एनर्जी कम, तो इनका टेम्परेचर कम, तो हमें इसमें ठंडा ठंडा फील हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन ग्राउंड, रूफ एक्सेट्रा। जब देखो बहुत ज्यादा गर्मी होती है जैसा इन दिनों में चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, रात में सोने के लिए जो भी हमारा ग्राउंड होता है या रूफ होता है वहां पानी छिड़क देते हैं। पानी छिड़कने से क्या होता है, हमें एक अजीब सी स्मेल आती है जो कि हम फील कर सकते हैं सभी। वो स्मेल इसीलिए होती है क्योंकि उसमें अब हमारी जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स आ चुकी हैं। और ये कौन सा फिनोमेना है, ये एक इवेपोरेशन ही फिनोमेना है। कैसे, जैसे ही हम उसमें पानी डालते हैं वो सूखता है तो ठंडा ठंडा ग्राउंड ठंडा हो जाता है, जिससे हम कंफर्ट फील करते हैं सोने के अंदर। तो वो इसीलिए तो हुआ। वो ठंडा कैसे हुआ, क्योंकि जो हमारे वाटर पार्टिकल्स थे उन्होंने ग्राउंड से एनर्जी ली और वो किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर में। और जो ग्राउंड के पार्टिकल्स थे उनके पास एनर्जी कम, तो उनका टेम्परेचर हो गया था कम। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। फिर थर्ड, वियरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ्स इन समर। जैसे गर्मियों के समय में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनने लग जाते हैं। ठीक है, उन कॉटन क्लॉथ्स का क्या होता है कि वो जो कॉटन क्लॉथ्स हम पहनते हैं, जो हमें स्वेटिंग होती है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में लेके आ जाते हैं। उससे क्या होता है, वहां इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन से जो टी शर्ट है हमारी, जो भी टी शर्ट है वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। कैसे, ठंडी हो जाती है, क्योंकि वो कॉटन की बनी हुई है और कॉटन में अच्छी तरीके से बढ़िया से इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं समर में। तो हमारा फोर्थ टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ फ्रीज बॉटल। अब देखो कौन कौन स्टूडेंट्स है जो ये समझते थे कि जैसे ही हमने फ्रीज खोला और बोतल बाहर रखी और थोड़ी देर बाद देखा तो उसके चारों ओर पानी की बूंदें आ जाती है, और बच्चे सोचते हैं कि ये क्या होता है, ये बोतल के अंदर वाला जो पानी है वही बाहर आ गया। और मैं भी ऐसा ही सोचता था, पर जब टीचर्स ने बताया तो मैंने फिर समझ में आया कि ये वो वाला पानी नहीं होता। तो कौन सा वाला पानी होता है, अभी ह्यूमिडिटी पढ़ा था हमने। ह्यूमिडिटी में देखा था कि वाटर वेपर्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है एयर के अंदर। तो वही वाटर वेपर्स, अब देखो मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, ये क्या है, एयर है, और ये क्या है, वाटर बॉटल है जो अभी हमने जस्ट निकाली ये है फ्रिज से बाहर। तो इसका टेम्परेचर कम होगा, इन्वायरमेंट का थोड़ा ज्यादा होगा, और वाटर वेपर्स का ज्यादा ही होता है क्योंकि वो वेपर में कन्वर्टेड है। जैसे ही कम होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये यहाँ इस सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो यहाँ के पार्टिकल्स के पास टेम्परेचर कम होता है, इनके पास, जैसे ये पार्टिकल है इसके पास ज्यादा है टेम्परेचर। तो ये अपना जो एनर्जी है ये इस बोतल को दे देते हैं, इस बोतल के पार्टिकल्स को देते हैं, अपनी एनर्जी कम कर लेते हैं। कौन, वाटर वेपर। और वाटर वेपर जैसे अपनी एनर्जी कम करते हैं वो वापस किस में स्टेट में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। तो वो हमें फिर वहां बोतल्स के चारों ओर को क्या दिखती है, हमें ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, और हम सोचते हैं कि ये तो अंदर से पानी इसके अंदर से बाहर आ गया। ऐसा नहीं होता, जो हमारे आसपास का पानी है वही, जो हमारे आसपास का वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। परस्पायरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल। अब ये परस्पायरेशन क्या है, ये परस्पायरेशन कुछ नहीं है, ये प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। आप सभी के साथ होता है, हम सभी के साथ होता है कि जब ज्यादा गर्मी होती है हमें ज्यादा पसीना आता है। क्यों ऐसा हो गया, इसका कोई कारण तो होगा, रीजन होगा। हाँ, इसका रीजन है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही ज्यादा गर्मी होती है हमें पसीने आने लगते हैं, और पसीने आते हैं और हवा चलती है तो हमें कितना ठंडा लगता है, या पंखा चला लेते हैं फिर सुकून होता है। वो इसलिए ही होता है इवोपोरेशन की वजह से। पसीना आ गया, अब हमारी बॉडी पर क्या हो गया है, पूरी बॉडी पर हमारे क्या है, वाटर, लिक्विड आ गया है, वाटर आ गया है। और जैसे ही हमें एयर चलेगी या फिर हम धूप में चलेंगे तो वहां पर क्या होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस होगा और हमें उसमें ठंडा फील होगा। ठीक है, तो इस परस्पायरेशन आपको समझ में आ गया और बॉडी कैसे कूल हो रही है और हमें क्यों पसीना आता है, इसका रीजन भी आपको मिल गया होगा। सिक्स्थ है वेट क्लोथ्स मेक्स अस फील कूल। अब कभी गीले कपड़े पहन लीजिए गर्मी में, धूप में, तो आपको वो ठंडा ठंडा फील कराते हैं, वो भी इवेपोरेशन की वजह से ही होता है। एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं, मटकी। हमारे घर में मटकियां होती है मिट्टी की बनी हुई, तो और एक स्टील के बर्तन होते हैं उनमें भी हम पानी स्टोर करके रखते हैं। हम देखते हैं कि जो मटकी का पानी है वो ठंडा होता है उनके बजाय। ऐसा क्यों, वहां पर भी इवेपोरेशन प्रोसेस चल रहा होता है क्योंकि वो मिट्टी का मटका होता है, उसके अंदर पानी है तो वो पूरा गीला हो जाता है बाहर से भी,
और वहां पर हमारे इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स बनती रहती है, ठीक है, और वहां इवेपोरेशन अकर होता है, इससे कि जो बाहर की परत होती है मटके की वो ठंडी हो जाती है और अंदर का पानी भी कूल हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, हमारे जो लास्ट टॉपिक बचे हैं चैप्टर के, वो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन स्टेट चैप्टर का, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अभी तक हमने मैटर की 3 स्टेट पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब फोर्थ और फिफ्थ भी खोजी जा चुकी है, जिसका नाम है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो प्लाज्मा कौन सी स्टेट है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट अकर्स when matter heated with very high temperature such that electrons are freed from attraction of nucleus। अब आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस कहाँ क्या चीज आ गई। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। अब ये पार्टिकल्स जो है ना, ये, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एटम। अभी ये आगे जाके आपके और अच्छे से क्लियर होंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि जो एटम और ये पार्टिकल्स हैं ये किस तरीके के दिखते हैं। देखो बीच में होता है एक बॉल, समझ लीजिए आप, एक बॉल समझ लीजिए, और एक बैलून है और उसके बीच में एक बॉल रखी हुई है। अब जो बॉल है ना, उसके अंदर क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल्स है, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स कुछ रखे हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स रखे हैं। इनका नाम दे देते हैं हम, क्या बोलते हैं इनको? प्रोटॉन्स। इनको जो बैलून ले लिया और बैलून के अंदर हमने एक और बॉल उसके बीच में जस्ट रख दी, ठीक है। अब उस बॉल के अंदर जो है उन्हें क्या बोलेंगे? वो पॉजिटिवली चार्ज जो भी चीज है उसे हम कहेंगे प्रोटॉन्स। और जो बाहर, उस बॉल के बाहर, जो हम बैलून के अंदर और उस बॉल से बाहर, उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और इन दोनों के बीच में अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो ये वही कह रहा है कि इट अकर्स व्हेन मैटर हीटेड विद वेरी हाई टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर दो कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ये जो अट्रैक्शन है ना, ये खत्म हो जाए, ये एक दूसरे से अलग हो जाए। और अलग हो जाएंगे तो फिर क्या हमें दिखेगा, वो भी बात करेंगे। तो अब प्लाज्मा को, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ हाईली एनर्जेटिक एंड चार्ज्ड पार्टिकल्स। और वो कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज आयन है। जैसे ही मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जानी है और हमें ज्यादा क्या दिखेंगे? प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर हटा दें तो ये क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज ही हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि ये किसका कलेक्शन है? हाईली एनर्जेटिक तो होंगी सही, फिर इतना हाई टेम्परेचर कर दिया तो हाईली एनर्जेटिक एंड चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज्ड आयंस। तो मेरे हिसाब से अब आपको प्लाज्मा स्टेट समझ में आ गई होगी। अब इसका डेली लाइफ एग्जांपल है, जो हम ट्यूबलाइट्स लेते हैं ना बड़ी वाली, जैसे उसे हम प्लग इन करते हैं, मतलब जैसे उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो ग्लो करती है, वो उसमें यही प्लाज्मा स्टेट देखी जा सकती है। नेक्स्ट स्टेट और लास्ट स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसकी थोड़ी सी कहानी है। इसकी क्या कहानी है कि देखो, हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशंस की थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए। अब उन कैलकुलेशंस को आइंस्टाइन ने एक बार देखा और आइंस्टाइन ने उन कैलकुलेशन बेस्ड पर ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रिडिक्ट कर दिया कि हाँ ऐसा होगा। फिर उसके बाद में कॉर्नेल वोल्फगैंग कैटरे कार्ड ई विमेन ऑफ यूएसए शेयर्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अबाउट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस पे और रिसर्च की और इसे बनाया, और इसी के लिए इन्हें क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स में इसके ऊपर, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो हो गई, इसकी हिस्ट्री हो गई, कैसे किसने बनाया, क्या चीजें, पर एक्चुअल में है क्या, अब इसे समझते हैं। इट इज फॉर्म्ड यूजिंग गैस एट वेरी लो डेंसिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, घनत्व, ठीक है। घनत्व कितने वॉल्यूम में कितना मैटर आया, कितना मास आया, तो इतनी बहुत लो डेंसिटी। देखो हमने बात की थी सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है बताइए? गैस की। अब यहाँ बात की जा रही है कि गैस की जो डेंसिटी है ना, उसके भी 100 हिस्से कर दो और वो जो बचेगा ना हिस्सा, उस उतनी डेंसिटी का हम गैस ले लेंगे एक। अब यहाँ लिखा है डेंसिटी एज 1/100th पार्ट टू 1/100 ले लो टू 1/1000 पार्ट ऑफ नॉर्मल एयर। कहने का मतलब है कि
जैसे एक नॉर्मल एयर ले लिया और उसकी डेंसिटी को मैंने 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और वो एक पार्ट जो बचेगा उसकी तो और बहुत कम डेंसिटी हो जाएगी ना, पहले ही 100 में डिवाइड कर दिया ना, तो उसकी तो बहुत कम होगी। तो उतनी डेंसिटी की गैस हम लेंगे और उसे क्या करेंगे हम, कूल्ड टू सुपर टेम्परेचर। ये सुपर टेम्परेचर क्या है, बहुत कम टेम्परेचर। जैसे हमारे फ्रीज में तो कितना होता है, -5 डिग्री, -10 डिग्री, इतना ही होता है, लेकिन इसे और बहुत ज्यादा माइनस में ले जाएंगे, उतने पर कूल करेंगे ना, तब जाके। सबसे पहले तो क्या, वेरी लो डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, यही इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, याद हो जाए तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ये इंपॉर्टेंट है, इट इज फॉर्म्ड यूजिंग वेरी लो डेंसिटी गैस, ठीक है, यहाँ गैस ले लीजिए, एंड सुपर टेम्परेचर कूल्ड, ठीक है, यहाँ तो ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ ये वाली, यहाँ ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका क्विक रिकैप और फिर एक्सरसाइज करेंगे इसके लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।